हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठशाला एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 की भूगोल के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जितनी भी प्रकृति में वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सारे प्राकृतिक वनस्पति के अंदर आते हैं। और जितने भी वन्य जीव पाए जाते हैं, यानी कि वह जीव जो कि वन में रहते हैं, जैसे इसके अंदर हर तरह के वो जीव आ जाएंगे जो कि जंगली जानवर हैं। हर तरह के वो जीव आ जाएंगे जो कि कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो ज़मीन पे रहते हों चाहे पानी में रहते हों। हर तरह के जीव जंतु आ जाएंगे। ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन में आते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ समस्त प्रकार के जीवों का जीवन संभव है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी जीवित जीवन जो जीव हैं उनका जीवन संभव हो सकता है। इसकी वजह से इसमें मुख्य रूप से 3 मंडल शामिल होते हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा है जल मंडल। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन इन तीनों मंडलों से बने क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि किसी भी जीव को उसके जीवन के लिए इन तीनों ही मंडलों की आवश्यकता है। अगर इनमें से किसी भी मंडल की कमी हो जाएगी, यानी कि अगर स्थल नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो उसका जीवन संभव नहीं है। अगर उसके पास वायु नहीं रहेगी तो वो सांस नहीं ले पाएगा। जल नहीं रहेगी तो वो प्यासा मर जाएगा। यानी इन तीनों ही चीज़ों का उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ये नहीं होंगे तो उसका जीवन संभव नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने समझ लिया कि जैव मंडल क्या है, जहाँ पर सभी जीवित जीव रहते हैं। ठीक है, तो इसी जैव मंडल में सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर हैं। इसी जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर सभी जीव क्या है? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि शेर है, शेर किस पे निर्भर है? उसे खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो किसको खाएगा? किसी जानवर को खाएगा। वो एक हिरन भी हो सकता है, ठीक है, एक कोई दूसरा भी जानवर हो सकता है। और ये जो हिरन है जिसको ये खा रहा है, ये हिरन किस पर निर्भर है? ये घास पर निर्भर है। अगर घास नहीं होगी तो हिरन नहीं होगा, हिरन नहीं होगा तो शेर नहीं होगा। यानी एक टोटल मिला के प्रत्येक जो छोटा बड़ा जीव है वो महत्वपूर्ण है। किसके लिए? चाहे पारितंत्र को बनाए रखने के लिए। ठीक है, पारितंत्र है उसको बनाए रखने में प्रत्येक जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे उदाहरण के लिए जो पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं? प्राणियों को आश्रय देते हैं। जितने भी प्राणी हैं वो क्या है? वहाँ पर रहते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो पशु पक्षियों का घर भी होते हैं। ठीक है, फिर वो हमें भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं। मृदा की सुरक्षा करते हैं कि मृदा को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, जिससे कि मृदा का कटाव नहीं होता है। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला हमने क्या देखा था कि अगर ये पूरा खेत है तो इसके आसपास क्या है? पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे अगर तेज हवाएं चलती हैं तो ये मिट्टी जो खेत की है वो उड़ के नहीं जाती है, और उर्वर जो मृदा होती है वो वहीं पर बनी रहती है। फिर है भूमिगत जल संग्रहण में सहायक है। तो हमने पिछले पार्ट 3 में क्या देखा था कि जिस क्षेत्र में हम क्या करेंगे? पेड़ लगा देंगे तो पेड़ों की जड़ें क्या है? भूमि को पकड़े रहेंगी, और जब भी वहाँ से बारिश होगी तो वो आसपास क्या है? पानी जमा हो जाएगा, और वो जमा पानी क्या है? जड़ों के द्वारा नीचे ज़मीन में चला जाएगा। यानी भूमिगत जल संग्रहण में भी सहायक है ये। फिर गोंद, फल, औषधि पौधे, कागज आदि हमें सब पौधे से ही प्राप्त होते हैं। तो जो आप पुस्तक पढ़ रहे हो ना, वो पुस्तक के जो पेज हैं वो भी किससे बने हैं? वो हमें पौधों से ही मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से वन्य जीव, जो वन में रहने वाले जीव हैं, जीव जंतु हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? जंतु आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जानवर की बात करें, एनिमल्स, ठीक है, पक्षी आ सकते हैं, बर्ड्स, कीट, कीट को क्या कहेंगे यहाँ पर? इंसेक्ट्स आ सकते हैं, और जलीय जीव जो कि जल के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये सारे जीव किस में आते हैं? वन्य जीवन में आते हैं। तो इनसे भी हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे जंतु की बात करें तो ये दूध देते हैं, खाल इनसे मिलती है, मांस मिलता है, ऊन मिलती है। इसी तरह से पक्षी क्या करते हैं? पक्षी पारितंत्र में एक अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक का मतलब होता है कि कोई भी जीव है उसको ख़त्म करने में,
उसको पचाने में ये सहायक हैं। प्रकृति में अगर कोई भी चीज़ ऐसी ही पड़ी रहेगी तो कभी वो ख़त्म नहीं होगी, तो क्या होगा, एक संतुलन है जो प्रकृति का वो बिगड़ जाएगा। तो ये अपघटक के रूप में उसका कार्य करते हैं। फिर कीट क्या करते हैं, जैसे मधुमक्खी की अगर हम बात करें, जो कि एक कीट है, वो हमें शहद देती है और फूलों के परागण में मदद करती है। फूलों को परागण का मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि फूलों में जब फल लगते हैं तो फल कैसे लगते हैं, जब उनमें निषेचन होता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब मिलते हैं तब उनके अंदर फल लगते हैं। तो ये उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है जलीय जीव। जलीय जीव जो कि जल के अंदर रहते हैं, जिसे एक्वाटिक लाइफ भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर जल की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जैसे अगर कोई गंदगी है जल के अंदर तो ये उसको खा लेते हैं, ठीक है। कीड़े वकौड़े जो मर जाते हैं जल के अंदर, उसके अंदर अन्य जो जलीय जीव होते हैं वो उसको खा लेते हैं और जल साफ बना रहता है। अतः कुल मिलाकर प्रत्येक जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की, यानी विश्व में प्राकृतिक वनस्पति किस तरह से पाई जाती है। तो जो वनस्पति है उसकी वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। देखिए, जिन क्षेत्रों में तापमान अच्छा होगा और आर्द्रता यानी नमी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर वनस्पति अच्छी पाई जाएगी। लेकिन जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, वहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। इसी आधार पर कि जैसे जैसे हम आर्द्रता कम होती जाती है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर वृक्षों का आकार जो है वो घटता चला जाता है और वो दूर दूर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको इसी आधार पे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वन, दूसरे घास स्थल, फिर तीसरी झाड़ियाँ और चौथे हैं टुंड्रा वनस्पतियाँ, ठीक है। तो जो वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे वर्षा वन की बात करें तो वर्षा वनों में इतनी घन बने जो वन होते हैं इतने घने होते हैं कि उसमें निकलना आपको मुश्किल पड़ जाएगा, वहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिखेगा। फिर घास स्थल की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष होते हैं और घास के मैदान ज़्यादा पाए जाते हैं, दूर दूर तक आपको घास ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं वो उगते नहीं हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉरेस्ट है काफ़ी घने होते हैं, इनके जो पेड़ होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं। जबकि घास स्थल जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पर घास तो खाई पाई जाती है, साथ ही साथ जो पेड़ पौधे भी होते हैं वो भी काफ़ी दूरी पर होते हैं और कम पत्तों वाले होते हैं। तीसरी प्रकार की वनस्पति होती है कटीली झाड़ियाँ। तो ये ज़्यादातर शुष्क प्रदेशों में जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ये शुष्क प्रदेश कैसे होते हैं, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, यानी तापमान बहुत ज़्यादा होता होगा, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र। तो पौधों की जड़ें गहरी होती हैं ताकि वो ज़मीन में जाके पानी को अवशोषित कर सकें। बाष्पो बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार एवं मोम वाली होती हैं। तो आपने कैक्टस देखा होगा ना, कैक्टस या फिर नागफनी का इस तरह का पौधा होता है, इसमें पत्तियां होती नहीं हैं, इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं ताकि जो इसके अंदर जल है उसका वाष्पीकरण ना हो सके, उन पत्तों द्वारा उड़ ना सके, ठीक है। तो इस तरह से जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उनमें ज़्यादातर कांटे होते हैं, पत्ते बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कांटे क्यों होते हैं, पत्ते क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पत्ते जो होती हैं वो बाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। तो इसे रोकने के लिए आर्द्रता को रोकने के लिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादातर कटीले होते हैं। फिर आता है टुंड्रा वनस्पति। ये ज़्यादातर शीत ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, यहाँ से काई और लाइकेन जो वनस्पति है वो पाई जाती है। तो जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं कि जहाँ पर बहुत छोटे छोटे पौधे से होते हैं, और यहाँ पर आप ये जो पौधे कटीले वाले हैं ये भी देख सकते हो। फिर टुंड्रा वनस्पति में क्या होता है, ज़्यादातर इस तरह की आप काई सी मिल जाएगी, ठीक है। काई और लाइकेन जैसे जो हरे हरे आपने देखा होगा ना, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो वहाँ पर काई सी जम जाती है। इस तरह का जो वनस्पति है ये ज़्यादातर टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये एक तरह का ठंडा बर्फीली रेगिस्तान कहलाता है जहाँ पर वनस्पति उगना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं, ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र में होती हैं, और टुंड्रा वनस्पति ज़्यादातर जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर पाई जाती है। अभी आपने जाना प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में, लेकिन अब क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और उसके पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए क्या किया जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्षों को काटना क्या कहा जाता है, वन उन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन। वनों को काटा जा रहा है, वन खत्म किए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वन में रहने वाले जीव हैं उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। यानी वन में अगर हिरन रह रहा था तो वन नहीं रहेंगे तो हिरन अब कहाँ जाएगा, तो वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। इससे कई जीवों की
प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं, जबकि कुछ तो लुप्त हो चुकी हैं। जीवों के लुप्त होने में कई अन्य कारण भी शामिल हैं, जैसे वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का मतलब है वनों की लगातार क्या हो रही है, कटाई हो रही है, जिससे वन खत्म हो रहे हैं। दूसरा निर्माण कार्य, कि निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, उनकी जगह पर नई नई बिल्डिंगें बनाई दी जा रही हैं, ठीक है, खेती हो रही है, वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा रही हैं। और तीसरा है दावानल। दावानल का मतलब है कि आग लगना जंगलों में। तो जब भी जंगलों में आग लगती है तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं वो भी मारे जाते हैं। तो ये आग कई कारणों से लग सकती है, कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश अब मानव कारण पाए जाते हैं। जैसे अगर आप किसी जंगल में जाते हो कैंप लगाने, तो वहाँ पर आपने आग जलाई किसी कार्य के लिए और उसको यूं ही छोड़ दिया, बुझाया नहीं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जंगल में धीरे धीरे करके वो सूखी पत्तियों में आग चेट जाती है और वो आग बड़ी हो जाती है और पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से जो जंगली जानवर पशु पक्षी होते हैं उनको भी इससे खतरा है। फिर है भूस्खलन, यानी कि ज़मीन का खिसकना, साथ ही साथ मृदा अपरदन। तो ये सारे कारण जो हैं वो जंगलों के समाप्त होने के कारण ही हो रहे हैं। इसी के साथ साथ अनअधिकृत शिकार करना भी क्या है, एक कारण है जिसकी वजह से जंगली जानवर जो हैं, महत्वपूर्ण जो पशु हैं वो लुप्त हो रहे हैं। जैसे इस शिकार करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जंतुओं का पशु खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून के लिए, दांतों के लिए, पंखों के लिए, सींगों के लिए गैरकानूनी शिकार करना। जैसे पहले तो, अब तो बहुत कम होता है, पहले शेर के लिए, शेर का या फिर चीते की खाल के लिए किया गया जाता था, शिकार किया जाता था। और जो हाथी होते थे उनके दांतों के लिए शिकार किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जानवरों को शिकार के सिर्फ उनके अंगों के लिए मारा जा रहा था। इससे महत्वपूर्ण जो जीव थे वो खत्म होने लग गए हैं और कुछ तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इनमें से कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है, जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या लगातार गिर रही है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में, ब्लैक बक जिसे हम कृष्ण मृग भी कहते हैं, ठीक है, यानी काला मृग। दूसरा शुतुरमुर्ग। तो इस तरह के जो जीव जंतु हैं इनकी संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है, क्योंकि इनका शिकार किया जा रहा है या फिर जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण के बारे में, कि आखिरकार हम किस तरह से जो जीव हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा इसके लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे उनके लिए स्थान संरक्षित करना, यानी एक एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया बना देना जहाँ पर अन्य लोगों को जाने की इजाज़त ना हो और वहाँ पर सिर्फ वही जाति के जीव जंतु रहेंगे जो कि एकदम से ख़त्म होने की कगार पर हैं। जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निश्चय। तो इस तरह से हमारे देश में कई सारे नेशनल पार्क हैं जो कि इन जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, बंगाल टाइगर के लिए संरक्षित स्थान बनाना, मतलब बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए, कि ये ख़त्म ना हो जाए, इसका शिकार बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था, तो इसको संरक्षण देने के लिए एक नेशनल पार्क बनाया गया, कहाँ पर, उत्तराखंड में, जिसे हम कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी तरह से असम में काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बनाया गया है, कि वहाँ पर मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण दिया गया है। फिर कूनो नेशनल पार्क में तेंदुए हैं, सियार हैं, चीते हैं, इस तरह से कई सारे नेशनल पार्क हैं हमारे देश में बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ और क्या उपाय हो सकता है, तो संकरी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो संकरी घाटियाँ हैं, घाटियों का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर संकरी घाटियों का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, यहाँ से कोई जल स्रोत है, यानी पानी का स्रोत है, वो निकल रहा है, तो इसको बचाने के लिए इसको, इस एरिया को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ कहीं झील है उस झील के आसपास एरिया को प्रोटेक्ट करना, कहीं आर्द्र भूमि है मतलब गीली भूमि है जहाँ पर ज़मीन में दलदल वगैरह पाई जाती है, उसको संरक्षित करना, ठीक है। तो दलदल में कई दलदल जो होती है वहाँ पर भी कई अन्य तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस एरिया को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी बचे रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ समुदाय के लोगों को जागरूक करना कि भाई अपने देश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ऐसे कार्यक्रम बनाने हैं जिससे कि जो लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि
जीव जंतुओं को नहीं मारना है, पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो इसके लिए हम स्कूलों में वन महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रकृति में जो जीव हैं उनके अवलोकन के लिए प्रोत्साहित करना कि आप जाओ और रियल लाइफ में देखो जीवों किस तरह से वो रहते हैं, ताकि उनको वो ऑब्जर्व कर सकें और उनके बारे में स्टडी करके उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, वो आगे जाके फ्यूचर में कुछ कार्य कर सकें उनके लिए। भारत में शेर, चीता, हिरन, मोर आदि को मारने पर प्रतिबंध है, ठीक है। तो इस तरह के कानून भी बना दिए गए हैं कि अगर आप इनको मारोगे तो आपको सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको यह कंटेंट थोड़ा सा भी काम का लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।